Hello everyone, welcome to the online class of Sri Ram Public School, myself Pragati Pandey. Dear students, we have discussed the topic soil in the previous video and today we are going to discuss the topic water. The chapter which is going on is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. So let us start the topic water. So, water is a vital, renewable, natural resource. As you know that water, which is the 70% of our earth's surface, that means the earth's surface is covered by water in 70%. So, that is a natural resource. जो हमारा पानी है, जो हमारा वाटर है, वो अर्थ के सरफेस पे लगभग 70% की एरिया को कवर करता है और ये जो वाटर है ये हमारे लिए सबसे बड़ा नेचुरल रिसोर्स है जिसकी हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ें अपने डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं। इवन हम पानी को पीते भी हैं, हमारी बॉडी के लिए भी वाटर बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विथ वाटर। हमारे पृथ्वी के सरफेस का लगभग 3/4 भाग पानी से कवर्ड है, ठीक है। इट इज़ देयरफॉर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट। इसलिए हमारी पृथ्वी को वाटर प्लैनेट भी कहा जाता है। इट वॉज इन द प्रिमिटिव ओशियन दैट लाइफ बिगन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक। कह रहा है कि अगर हम बात करें इवोल्यूशन की, इवोल्यूशन मतलब होता है ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ की अगर हम बात करें तो हमारी पृथ्वी पर हमारा या आपका या जानवरों का या कीड़े मकोड़े किसी का भी ले लो, उसकी ओरिजिन वाटर से ही हुई है। सबसे पहला जीव जो पृथ्वी पर आया वो सिर्फ़ और सिर्फ वाटर के जरिए ही आया, लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। इवन टुडे द ओशियन कवर्स द 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट अ रिच वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। कह रहा है आज के भी समय में जो हमारे ओशियन हैं, सिर्फ़ और सिर्फ समुद्रों की बात करी जा रही है। समुद्र हमारी पृथ्वी का 2/3 भाग कवर किए हुए हैं, ठीक है। और ये जो समुद्र हैं इसमें वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज़म, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, बहुत ही ज़्यादा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज़म पाए जाते हैं। द ओशियन वाटर इज़ हाउ एवर सैलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। कह रहा है कि जो समुद्री पानी होता है वो खारा होता है, सैलाइन होता है, जिसको हम कंजम्पशन के लिए यानी पीने के योग्य वो पानी नहीं है, समुद्र का पानी नहीं है, ठीक है। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%। जो फ्रेश वाटर है जिसको हम पी पाते हैं वो लगभग 2.7% है। नियरली 70% ऑफ दिस अकर्स एज आइस शीट एंड ग्लेशियर्स इन अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन। कह रहा है जो फ्रेश वाटर है, जो एकदम जो खारा पानी नहीं, एकदम फ्रेश वाटर है, वो 2.7% है। उसका भी, उस फ्रेश पानी का भी बहुत सारा भाग जो है वो ग्लेशियर्स के फॉर्म में है, आइस शीट यानी जो समुद्र पे तैरते हुए बर्फ़ होते हैं उनके फॉर्म में है, और ग्लेशियर्स के फॉर्म में है जो कि अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और माउंटेन जो रीजन है वहाँ पर ये फ्रेश वाटर जमा हुआ ग्लेशियर्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। कहाँ पर? अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में और जहाँ भी माउंटेन्स होंगे जहाँ पे ग्लेशियर्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएसेसिबल। कह रहा है क्योंकि इनका लोकेशन ऐसा है, मतलब पहाड़ों के ऊपर जीवन कहाँ उतना होता है, पहाड़ पे एक लेवल तक लोग रहते हैं, ऐसा थोड़े माउंट एवरेस्ट की चोटी पे लोग रहते होंगे, बिल्कुल नहीं। तो पहाड़ जो स्लोप्स हैं यहाँ पे इंसान रहते हैं, लेकिन एकदम 8,000 फीट ऊपर थोड़े इंसान रहते हैं। तो मतलब अगर वहाँ पे फ्रेश वाटर है भी तो वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं बन पा रहा क्योंकि वहाँ जीवन नहीं है। वैसे ही अंटार्कटिका हुआ, ग्रीनलैंड हुआ, जहाँ पर फ्रेश वाटर है लेकिन वहाँ पे जीवन नहीं है, तो वो हमारे पहुँच के बाहर है, ठीक है। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़। सिर्फ और सिर्फ 1% फ्रेश वाटर है जो ह्यूमन के लिए यूज़फुल है, जो ज़रूरी है हमारे लाइफ के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ 1% वाटर है, ठीक है। इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर। वो
कुछ पार्ट उसका ग्राउंड वाटर के फॉर्म में है, कुछ सरफेस वाटर के फॉर्म में जैसे कि रिवर्स, लेक्स में, और कुछ वाटर वेपर जो कि एटमॉस्फेयर में है उनके फॉर्म में है। कह रहा है डू यू नो इन 1975 कंजम्पशन ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन यूज़ वॉज 3,850 क्यूबिक यूनिट किलोमीटर पर ईयर। कह रहा है कि बहुत मतलब 1975 के आसपास जो पानी का कंजम्पशन इंसान यूज़ करता था या ह्यूमन यूज़ करता था वो 3850 क्यूबिक यूनिट किलोमीटर पर ईयर था। इट इज़ सोर टू मोर देन 6000 क्यूबिक किलोमीटर इन ईयर 2000। और आज के समय में सन 2075 में 3850 क्यूबिक यूनिट ही यूज़ होता था। आज के ज़माने में ये 6000, मतलब सन 2000 की बात है, अभी तो हम 20 साल और आगे आ गए हैं। सन 2000 में ये 6000 था, तो आज के समय में आप 2-3 हज़ार और मान लीजिए 9000 हो गया होगा, क्योंकि जनसंख्या भी तो बढ़ रही है, पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है। फ्रेश वाटर इज़ देयरफॉर द मोस्ट प्रेशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। कह रहा है क्योंकि ये 1% है और उसमें भी इतना ज़्यादा कंजम्पशन है। रिवर्स, लेक्स जो हैं उनसे डायरेक्टली पानी तो हम लेते नहीं, उनका भी पानी फ़िल्टर करके ही ले रहे हैं। तो अगर सिर्फ़ और सिर्फ फ्रेश वाटर की बात की जाए वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए प्रेशियस है। ठीक है, प्रेशियस है। वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। कह रहा है जो पानी है वो ना ही बढ़ाया जा सकता है ना ही घटाया जा सकता है हमारे अर्थ पे। मतलब अगर ग्लेशियर्स का, समुद्रों का, अंटार्कटिका रीजन का फ्रेश वाटर, ग्राउंड वाटर, सीवेज वाटर, सारे वाटर को अगर आप देखोगे तो कुल मिला करके 100% होगा। अब उसमें 1% जो पीने योग्य है उसको भी आप गंदगी करके या उसको वेस्ट करके नालियों में डाल के उसको आप गंदगी वाले पोर्शन में ज़्यादा कर दे रहे हो। फ्रेश वाटर की कंटेंट घट जा रहा है लेकिन गंदगी वाला बढ़ जा रहा है, लेकिन कुल मिला करके ये 100% ही है। ठीक है, ना ही घटता है और ना ही बढ़ता है। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स भी कांस्टेंट। कह रहा है कि इसका जो टोटल वॉल्यूम रहता है वो हमेशा कांस्टेंट ही होता है। इट्स abundance only seems to vary because it is constant motion cycling through the ocean, air, the land and back again through the process of evaporation, precipitation and runoff। कह रहा है कि जो पानी की मात्रा है पृथ्वी पर वो ना ही घटती है और ना ही बढ़ती है, सिर्फ उसके फॉर्म्स चेंज होते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी तो क्या होता है, जो रिवर्स हैं, ओशन है, उनका जो ऊपर की सरफेस होती है वाटर की वो एकदम से गर्म हो जाती है और इतनी गर्म हो जाती है कि वो इवेपोरेट होकर के वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चली जाती है। एटमॉस्फेयर में वो कुछ टाइम तक, थोड़े दिन तक रहती है, लेकिन वो वेपर के फॉर्म में गायब नहीं हुई है, एटमॉस्फेयर में ही है। फिर जब बरसात का मौसम आता है तो वो जगह जगह जा कर के बारिश होती है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, वेपर बना, वेपर बन के बादल बने, बादल से फिर वो पानी बरस के ज़मीन पर आ गया, कुछ ज़मीन ने सोख लिया, ग्राउंड वाटर के फॉर्म में चला गया, कुछ ज़मीन कुछ खेतों में चला गया, कुछ नाली और इन सब से बह करके नदियों में मिल गया। मतलब ओवरऑल वाटर का कंटेंट हर जगह पर सेम ही है। ठीक है, दिस एज यू ऑलरेडी नो इज़ रेफर टू एज वाटर साइकिल। और इसको वाटर साइकिल भी कहा जाता है। किसको? कि अर्थ के सरफेस पे पानी था, उसको हमने यूज़ किया या इवेपोरेट होकर के एटमॉस्फेयर में गया, वहाँ से वो बादल का फॉर्म कर लिया, वाटर वेपर के फॉर्म में था। फिर जब मौसम आए, बारिश होकर के फिर से वो ज़मीन पर आ गया, ज़मीन पर आया, कुछ ज़मीन के अंदर चला गया जिसको हम अपने यूज़ के लिए निकाल भी ले रहे हैं, और कुछ कंटेंट खेतों में गया जो फिर से इवेपोरेट होकर के या मिट्टी में सूख गया या इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में गया, कुछ नाली और नालों से बह करके नदियों में गया। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब है, नदियों में गया, नदियाँ समुद्र तक ले गई। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है एक साइकिल है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ओवरऑल एंड भी ऐसे ही हो रहा है। तो ना वाटर कहीं बेकार होता है, ना ऐड होता है और ना ही सब्ट्रैक्ट होता है, सिर्फ और सिर्फ उसके डिफरेंट फॉर्म्स बदलते रहते हैं। ओके, ह्यूमन use huge amount of water not only for drinking and washing but also in the process of production। कह रहा है कि इंसान पानी की बहुत बड़ी मात्रा को यूज़ करता है, सिर्फ पीने के लिए ही नहीं, कपड़े धोने के लिए ही नहीं, बल्कि और अलग अलग चीज़ों में ये यूज़ करता है। लाइक
एग्रीकल्चर, खेती में पंपिंग सेट लगा करके लोग लगाते हैं, इंजन लगाते हैं, जिससे ग्राउंड वाटर ही तो खींच के पेड़ों में मतलब खेत में डालते हैं। तो एग्रीकल्चर में कौन सा फ्रेश वाटर ही, जहाँ तक आप देखो तो फ्रेश वाटर ही यूज़ हो रहा है। इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए, जो बहुत NTPC NHPC जो हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशंस हैं, ये सब क्या करते हैं, ये सब वाटर को टरबाइन के थ्रू उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और बहुत सारा पानी डैम्स और इन सब चीज़ों में भी रिजर्व्ड है। ओके, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड फॉर फूड एंड कैश क्रॉप, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर द मेजर फैक्टर leading to shortage in supply of fresh water either due to drying up of water source or water pollution। कह रहा है कि जिस तरह से जनसंख्या बहुत ही तेज़ बढ़ रही है और इंसान की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, लाइक जनसंख्या बढ़ेगी, इंसान की पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो उनको भी हर किसी को खाने पीने के लिए चाहिए, हर किसी को फूड चाहिए, हर किसी को कपड़े धोने के लिए चाहिए। तो क्या है, पहले ज़माने में लोग, मतलब आज के 100 साल पहले आप देख लीजिए तो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन, पूरे इंडिया की पॉपुलेशन करीब 70-80 लाख ही थी। सोचो आप आज कितनी हो गई है, 130 करोड़। तो उतनी जनता जिस रिसोर्स को यूज़ करती थी 100, 200, 300 साल पहले, इतनी जनता जिसको यूज़ करती थी, वो रिसोर्स आज के टाइम में 130 करोड़ लोग यूज़ कर रहे हैं। अब आप सोचो, पहले भी उतना पानी था, क्योंकि पानी ना तो ऐड होता है ना तो सब्ट्रैक्ट होता है, वही पानी आज हम 130 करोड़ लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, फ्रेश वाटर को इतना यूज़ किया जा रहा है कि उसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब हो रही है। लाइक आप नहाए, हमने नहाया, या आपने कपड़ा धुला, हमने भी कपड़ा धुला, तो हुआ क्या, वाटर को हम यूज़ कर रहे हैं, वाटर का क्या है, उसकी क्वालिटी ख़राब हुई। फ्रेश था, अभी वो डिकेंटेड वाटर हो गया, वो सड़ा हुआ या ख़राब पानी, या मतलब नाली में चला गया तो ख़राब ही माना जाएगा, उसको हम पिएंगे तो है नहीं। तो कह रहा है कि जिस तरह से इंसान की ग्रोथ हो रही है, इंसान बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस तरह से उनकी ज़रूरतें बढ़ रही हैं, उनका फूड का डिमांड बढ़ रहा है, जिसके लिए वाटर जो है वो उसका नुकसान हो रहा है, उसका क्षरण हो रहा है। कह रहा है अर्बनाइजेशन, यानी कि जो शहरीकरण हो रहा है, शहरीकरण का मतलब इंसान जो जगह जगह पर घर बनाने लगते हैं, अपना इंडिविजुअल घर बनाते हैं। पहले क्या होता था, एक कॉमन हाउस होता था और उसी कॉमन हाउस में लोग रहते थे। अब जगह जगह बनाएंगे तो जगह जगह पानी का सोर्स बनाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो वाटर को नुकसान पहुंचा रही हैं और वाटर पोल्यूशन भी कॉज हो रहा है। ओके, तो वाटर पोल्यूशन भी कॉज हो रहा है, इसलिए आप सबको वाटर को बहुत ही ध्यान से खर्च करना चाहिए, क्योंकि आप ये चीज़ सोच के चलो कि अगर हम बचाएंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए फ़ायदा होगा। तो इसलिए कोशिश यही करना चाहिए कि आप पानी वेस्ट मत करिए। प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर की अवेलेबिलिटी के क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। देयर इज़ स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है कि विश्व के कई जगहों पर, कई सारे रीजन में पानी की कमी है, स्कैरसिटी है। मोस्ट ऑफ अफ्रीका और एशिया का वेस्ट पोर्शन, अफ्रीका और एशिया का वेस्ट पोजीशन, साउथ पोजीशन और वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको और पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया। कौन कौन सा रीजन? अफ्रीका का बहुत सारा रीजन, एशिया का वेस्ट, एशिया का साउथ, वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको का नॉर्थ वेस्ट एरिया, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका के बहुत सारे पार्ट और ऑस्ट्रेलिया। ये सब क्या हैं? वाटर की शॉर्टेज को झेल रहे हैं। ठीक है। कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन मोस्ट ससेप्टेबल टू ड्रॉट फेस अ ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैरसिटी। कह रहा है ऐसी कंट्रीज़ जो इन सूखे क्लाइमेटिक जोन में प्रेजेंट हैं, उनके यहाँ सूखा पड़ जाता है और पानी की बहुत ज़्यादा कमी पड़ जाती है। Thus, water shortage may be consequence of variation in seasonal or annual precipitation, or the scarcity is caused by overexploitation and contamination of water। कह रहा है
कि ये जो पानी की कमी है उस रीजन में, जो रीजन अभी मैंने बताया, उन सभी रीजन में ये जो पानी की कमी है, इसकी वजह से बहुत सारे सीजनल वेरिएशन होते हैं। मतलब कि गर्मी में इजाफा होता है, बरसात कम होती है, और जब गर्मी ज़्यादा होती है तो और बरसात कम हो रही है तो ठंड भी कुछ कम ही रहती है, ठंड उतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है, शुष्क माहौल वहाँ का होता है। तो कह रहा है कि एनुअल प्रेसिपिटेशन यानी एनुअल रेनफॉल भी कम हो जाता है, और ये जो शॉर्टेज है इससे जान मान का बहुत नुकसान होता है। कह रहा है ऐसा तब भी होता है जब ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड कंटामिनेशन ऑफ वाटर सोर्स किया जाएगा। जैसे कि वहाँ के इंसान जो रह रहे होंगे, उनके पास जो भी फ्रेश वाटर था वो उसको कंटामिनेट कर दे रहे थे, ख़राब कर रहे थे, उसको गंदा कर रहे थे या उसका मिसयूज़ कर रहे थे। तो उसके वजह से अब फ्रेश वाटर की क्वांटिटी वहाँ पे कम रह गई है, जिसकी वजह से उनको सूखा झेलना पड़ता है। ओके, नाउ कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। Access to clean and adequate water source is a major problem facing the world today। कह रहा है कि आज के समय में पानी के सोर्स को या पानी का जो जितना भी सोर्स है उसको क्लीन करना एक बहुत ही बड़ा मेजर प्रॉब्लम हो गया है जो पूरी दुनिया फेस कर रही है। Steps have to be taken to conserve this dwindling resource। कह रहा है ये जो हमारे लिए अति आवश्यक रिसोर्स है उसको कंजर्व करने के लिए हमें बहुत सारे नए नए अभियान शुरू करने चाहिए। इवन दो वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स। कह रहा है जबकि यह पानी जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब उसको रिन्यू किया जा सकता है, लेकिन फिर भी इसका ओवर यूज़ जो है वो और जो पोल्यूशन जो हम करते हैं, प्रदूषण जो होता है या इसका ओवर यूज़ जो है वो इसको अनफिट कर दे रहा है। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चरल केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट इन वाटर बॉडीज़ आर मेजर कंटामिनेंट। कह रहा है कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनका जो भी कचरा होता है, जो भी उनकी गंदगी होती है, जो भी उनका वेस्ट होता है वो डायरेक्टली नदियों में बहा देते हैं, या जो एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी में आप केमिकल्स यूज़ करते हैं उसका भी पानी नालियों से बहते हुए बड़े बड़े थोड़े चौड़े नालों तक जाता है, फिर वहाँ से नदियों तक जाता है, फिर नदियाँ उसको समुद्र तक ले जाती हैं। तो ये भी कंडीशन क्या है, ये हमारा जो नदियाँ हैं उनको कंटामिनेट कर रहा है। और वहीं पर सीवेज यानी जो हमारे घरों में जो हमने वॉशरूम बना रखा है उसका जो भी पानी है वो भी तो बह करके मिल के जा रहा है पानी के साथ। तो ये सब क्या कर रहा है, हमारे जो सोर्स ऑफ वाटर बॉडीज़ हैं इनको गंदा कर रहा है। दे पॉल्यूट वाटर विथ नाइट्रेट, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो पानी में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ा देती हैं, मेटल्स की मात्रा बढ़ा देती हैं और पेस्टिसाइड्स की मात्रा बढ़ा देती हैं, जो हमारे लिए या अन्य जानवरों के लिए अनफिट होता है। ओके, Most of these chemicals are non-biodegradable and reach human bodies through water। कह रहा है कि ये जो केमिकल्स खेती बाड़ी के द्वारा या इंडस्ट्रीज़ के द्वारा वाटर बॉडीज़ में जाता है वो केमिकल नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब वो सड़ता नहीं है, वो उसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है। तो अब कोई चीज़ सड़ेगी नहीं तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं से वो इंसानों तक पहुंच ही जाएगी। जैसे कि अभी ये सब मेटल्स, ये सब जो नाइट्रेट्स हैं, ये सब गलेंगे नहीं तो मिट्टी में ही या ज़मीन पर ही होंगे। जिस ज़मीन से गुजरती हुई पानी बहता हुआ जा रहा है वहाँ पर थोड़ा बहुत तो रह ही जाएगा। अगर आप वहाँ पे खेती करेंगे तो आपके अंदर वो अनाज के ज़रिए जाएगा। तो इसलिए हमें बहुत ही ज़्यादा अपने आप को या अपने एटमॉस्फेयर को, वाटर को बचा करके रखना है। Water pollution can be controlled by treating these effluents suitably before releasing them in water bodies। कह रहा है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका कचरा पानी में डायरेक्टली ना छोड़ा जाए, और तो और ये जितने भी नाइट्रेट्स वगैरह हैं इनको पहले इसकी जांच पड़ताल की जाए, इनमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलाई जाएं जो वाटर के लिए हार्मफुल ना हो। वाटर में जाने के बाद ये जो भी हार्म कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो टॉक्सिक चीज़ें हैं उनमें ऐसी चीज़ें भी मिलाई जाएं जो इस वाटर को ज़्यादा
हार्म ना कर पाए। मतलब बेसिकली जो भी चीज़ें हैं जो वाटर में जाने वाली हैं उनको पहले से ही उनको देख लिया जाए कि ये क्या करेंगी, क्या इफ़ेक्ट डालेंगी, या उनका मिनिमल यूज़ किया जाए। ठीक है। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। कह रहा है ये जो फॉरेस्ट होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं, ये सब क्या करते हैं, ये जब कोई नदी में पानी बहता हुआ जा रहा है, सपोज़ वहाँ पे कोई पेड़ है या साइड में कोई पेड़ है, तो वो पेड़ क्या करता है, उसकी बहाव को रोकता है, नदी के तेज़ बहाव को हल्का फुल्का क्या बहुत ज़्यादा रोकता है। तो अब आप सोच लो नदी में कोई कचरा बहता हुआ जा रहा है और बीच में मिल गया पेड़, तो पेड़ की जड़ें क्या करेंगी, उस कचरे को रोक भी सकती हैं। बह गया तो बह गया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसने रोक लिया तो वो दैट पर्टिकुलर जो ख़राब चीज़ थी, हार्मफुल चीज़ थी, वो वहाँ पे रुक गई। तो इसलिए अगर हम फॉरेस्ट वगैरह हुआ या पेड़ पौधे लगाएंगे तो उससे जो वाटर है उसका भी हम एक तरह से कंजर्वेशन कर सकते हैं। बाकी फॉरेस्ट और पेड़ पौधे लगाना हमारे इन्वायरमेंट के लिए तो यूज़फुल है ही, क्योंकि वो ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा दे रहा है, रेन के लिए यूज़फुल है। तो मतलब करना क्या है कि फॉरेस्ट और वेजिटेशन ये सारी चीज़ों को हमें अपने आसपास लगाना होगा। वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अनदर मेथड टू सेव वाटर सरफेस रन ऑफ। कह रहा है वाटर हार्वेस्टिंग यानी पानी से खेती करना, ये अच्छा मेथड है जो सरफेस पे पानी बहता रहता है उसके यूज़ का। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो नाले वाले जाते हैं, आपके गांव से गुजरते हुए जो नाले होते हैं, उनका पानी यूज़ करके आप खेतों में लगाइए, ना कि ग्राउंड वाटर की यूज़ करिए, क्योंकि वो पानी बहता हुआ जा रहा है, फ़िलहाल वो यूज़लेस है, क्योंकि हम उसको पी भी नहीं सकते, ना ही आप उसमें कपड़े धोते हैं, तो उसको आप खेतों में डालो, दैट इज़ बेस्ट वे। ओके, जो सरफेस पे पानी चल रहा है, रन ऑफ हो रहा है, उस पानी को खेती के लिए यूज़ करना बेस्ट होता है। द कैनाल्स यूज फॉर इरिगेशन फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइन टू मिनिमाइज लॉस ऑफ वाटर सीपेज। कह रहा है कैनाल्स का, डैम्स का, कैनाल्स का, बड़े बड़े चौड़े चौड़े नालों का निर्माण करना चाहिए हर जहाँ भी नदी का सोर्स हो, और जिससे और जो खेत होता है वो साइड बाय साइड प्रेजेंट रहे, जिससे पानी का लॉस कम हो। एक जगह से पानी खोल दिया जाए तो सारे खेतों में बराबर पानी चला जाए, तो ये करना अच्छा होगा, जिससे वाटर का लॉस कम होगा। स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली इरिगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉस थ्रू सीपेज एंड इवेपोरेशन। कह रहा है यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे खेत है, खेत में क्या किया गया है, ये जैसे फुहारा होता है, फुहारे वाला इरिगेशन मशीन लगा देनी चाहिए, जिससे क्या होता है ये पूरे एटमॉस्फेयर में अपने अगल बगल ऐसे फुहारों के ज़रिए पानी छिड़कता रहता है, तो उससे सफिशिएंट वाटर भी पेड़ों को मिल जाता है और बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। अभी आप बोरिंग लगाते तो पूरा खेत भर देते, तो भरने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा पानी उसको समय समय से मिलता रहे। ठीक है, तो उसके लिए ये जो स्प्रिंकलर्स है इसका यूज़ करना अच्छा होता है। Now, in dry region with high rates of evaporation, drip or trickle irrigation is very useful. ड्राई रीजन में ये जो हमारा ये मेथड है, ये ड्राई रीजन में यूज़ करना बेस्ट माना जाता है। ठीक है, द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व बाय अडॉप्टिंग दीज मीन्स ऑफ इरिगेशन। और वैल्यूएबल जो हमारा प्रीशियस वाटर का रिसोर्स है उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं ड्रिप एंड ट्रिकल मेथड से, और जो हमारा इरिगेशन है रन ऑफ वाटर के थ्रू हम अपना इरिगेशन करें, खेतों का, एग्रीकल्चर का करें। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स थे कंजर्वेशन के। नाउ अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू एवरीवन।